हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं आलोक कुमार वर्मा इनसाइट्स बूस्टर चैनल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंडिया के द्वारा वीट एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगाए जाने के बारे में चर्चा करेंगे। गवर्नमेंट राइस के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाने पर विचार कर रही है। तो आज हम देखेंगे कि गवर्नमेंट को यह स्टेप क्यों लेना पड़ा और क्या यह भारत के लिए एक फायदेमंद कदम होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। Well, this topic also belongs to the syllabus of UPSC GS पेपर 3। गवर्नमेंट राइस के एक्सपोर्ट पर भी बैन लगाना चाहती है। इससे पहले मई 13 को गवर्नमेंट ने प्राइस कंट्रोल करने के लिए वीट एक्सपोर्ट को बैन कर दिया था। ये कोई नया स्टेप नहीं है। गवर्नमेंट ने 2007-8 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान भी ऐसा स्टेप लिया था। एक्सपोर्ट बैन करने का नोटिफिकेशन डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के द्वारा किया जाता है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। हम इस पाई चार्ट से इंडियन एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ की एक्सपोर्ट रैंकिंग देख सकते हैं। भारत के द्वारा राइस का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा किया जाता है, फिर उसके बाद मरीन प्रोडक्ट्स, स्पाइसेस, बोविन मीट जो बेसिकली बफेलो मीट होता है, एंड शुगर का एक्सपोर्ट किया जाता है। इन सब कमोडिटीज़ में राइस एंड शुगर हमारे लिए एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि ये इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल नहीं है। राइस एंड शुगर एक हाईली वाटर इंटेंसिव एंड हाईली सब्सिडाइज्ड क्रॉप्स हैं। गवर्नमेंट फार्मर्स को इरिगेशन के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी एंड फर्टिलाइजर के ऊपर बहुत ज़्यादा सब्सिडी प्रोवाइड कराती है। इन्हीं कारणों से बहुत सारे देशों ने इंडिया के अगेंस्ट WTO में केस रजिस्टर कर दिया है। 2021-22 में इंडिया ने 21 मिलियन मीट्रिक टन राइस एक्सपोर्ट किया था, जो ग्लोबल एक्सपोर्ट का 41% था। हम राइस से जुड़े कुछ फैक्चुअल नॉलेज के बारे में जानते हैं, जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। राइस एक खरीफ क्रॉप है। राइस के अच्छे फसल के लिए हाई टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस और हाई ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल अबव 100 सेंटीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है। राइस का उत्पादन नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड डेल्टाई क्षेत्र में होता है, एंड वेस्ट बंगाल राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। अगर हम राइस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो भारत सबसे ज़्यादा राइस एक्सपोर्ट सऊदी अरबिया को करता है, फिर उसके बाद ईरान, इराक एंड UAE को करता है। भारत वीट का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लेकिन भारत का वीट प्रोडक्शन पिछले एस्टिमेट से कम होने की आशंका है। भारत ने 2022-23 के लिए 10 मिलियन टन का एक्सपोर्ट टारगेट रखा था, जबकि एस्टिमेटेड एक्सपोर्ट 4.5 मिलियन टन है, ऑलमोस्ट हाफ। वीट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें तो बांग्लादेश को भारत सबसे ज़्यादा वीट एक्सपोर्ट करता है, अराउंड 50%। उसके बाद श्रीलंका एंड UAE। हम वीट से भी जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में देखते हैं। वीट एक मेजर सीरियल क्रॉप्स है। इसे मेनली सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में उगाया जाता है। इसमें हाई प्रोटीन एंड हाई ग्लूटेन पाया जाता है। यह एक रबी क्रॉप है जिसकी बुआई अक्टूबर-दिसंबर के महीने में होती है और इसे अप्रैल-जून के महीने में हार्वेस्ट किया जाता है। वीट के लिए सूटेबल टेम्परेचर 20 से 26 डिग्री के बीच होना चाहिए। बेटर वैरायटी ऑफ वीट प्रोड्यूस करने के लिए कूल एंड मॉइस्ट वेदर होना चाहिए। वीट के लिए सूटेबल रेनफॉल 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। क्ले लोम सोइल वीट के लिए एक आइडियल सोइल है। लोमी सोइल क्ले, सैंड एंड सिल्ट का वेल मिक्सचर होता है। यूपी, पंजाब एंड हरियाणा में सबसे ज़्यादा वीट प्रोडक्शन होता है। हम इस पिक्चर में क्ले लोम सोइल का पोजीशन देख सकते हैं, जो कि बिल्कुल सैंडी क्ले लोम एंड सिल्टी क्ले लोम के बीच में है। क्या गवर्नमेंट का बैन करने का फैसला बेनिफिशियल है? जैसा कि हमने पहले देखा, गवर्नमेंट इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वीट एंड राइस बैन करना चाहती है, लेकिन इससे सिर्फ 6% इन्फ्लेशन कम किया जा सकता है, जबकि 95% ऑफ CPI इन्फ्लेशन अदर आइटम्स पे डिपेंड करती है। इसलिए बैन करने का डिसीजन एक जुडिशियस स्टेप नहीं है। वेजिटेबल के क्षेत्र में 4% ऑफ CPI इन्फ्लेशन है और टोमेटो अकेले 7.01% का इन्फ्लेशन कंट्रीब्यूट करता है। हम देखते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर गवर्नमेंट डिसीजन। फर्स्ट, इंडिया में वीट प्रोडक्शन कम होने की आशंका है। सेकेंड, FCI ने भी पिछले साल की तुलना में 50% कम प्रोक्योरमेंट किया है। हम सभी जानते हैं जब डोमेस्टिक मार्केट में ग्रेन की सप्लाई कम हो जाती है और प्राइस इन्फ्लेट कर जाता है, उस वक्त FCI मार्केट में ओपन सेल करता है और डिमांड एंड सप्लाई के गैप को कम करता है, जिससे प्राइस भी कम हो जाती है
और जैसा कि हम देख चुके हैं एफसीआई ने 50% कम प्रोक्योरमेंट किया है, तो इस कारण शायद एफसीआई डोमेस्टिक मार्केट में पर्याप्त सप्लाई मेंटेन ना कर पाए। तो यह भी गवर्नमेंट का एक मेजर कंसर्न हो सकता है। रशिया यूक्रेन वॉर के बाद ग्लोबल मार्केट में व्हीट का सप्लाई कम हो गया है और जिस कारण बहुत से देशों में व्हीट का प्राइस भी बढ़ रहा है। क्योंकि रशिया एंड यूक्रेन व्हीट का मेजर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर है, तो इंडिया को भी प्राइस कंट्रोल करने के लिए अपना स्टॉक मेंटेन रखना होगा। थर्ड रीजन, जब से वॉर शुरू हुआ है फर्टिलाइजर का प्राइस भी 3 गुना बढ़ चुका है, तो जाहिर सी बात है कि इससे प्रोडक्शन और भी कम हो जाएगा। भारत के एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में क्या क्या इशू इन्वॉल्व है? गवर्नमेंट के द्वारा फर्टिलाइजर सब्सिडी एंड इरिगेशन के लिए फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने के कारण भारतीय किसानों को ग्लोबल मार्केट में आर्टिफिशियल कॉम्पिटिटिव एज मिल जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट के कारण फार्मर्स का प्रोडक्शन कॉस्ट काफ़ी कम हो जाता है। फर्टिलाइजर सब्सिडी के कारण गवर्नमेंट का बर्डन भी काफ़ी बढ़ जाता है। ग्लोबल मार्केट में फर्टिलाइजर प्राइस $900 पर टन है और गवर्नमेंट किसानों को $72 पर टन के रेट पर उपलब्ध कराती है। तो ये $900 एंड $72 के बीच का जो गैप है वो गवर्नमेंट को बियर करना पड़ता है। एंड इस तरीके से फूड ग्रेन के ऊपर एब्रॉड बैन लगाने से इंडिया का ग्लोबल इमेज डेंट हो सकता है। रिसेंट WTO एंड G7 समिट में भी ग्लोबल लीडर्स ने फूड सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया था, तो जाहिर सी बात है बैन के डिसीजन को ग्लोबली एक इरिस्पॉन्सिबल स्टेप के रूप में देखा जा सकता है। क्या हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट सस्टेनेबल है? वेल, इंडिया एक वाटर स्ट्रेच्ड कंट्री है और हमें 1 kg शुगर प्रोड्यूस करने के लिए अप्रोक्स 2000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। तो इस अनुसार हम अराउंड 15 बिलियन क्यूबिक मीटर वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट करते हैं। वर्चुअल वाटर ट्रेड का मतलब है हम डायरेक्टली वाटर एक्सपोर्ट नहीं करते, परंतु हम जो कमोडिटी एक्सपोर्ट करते हैं उसे प्रोड्यूस करने में जितने क्वांटिटी वाटर का उपयोग किया जाता है उसे काउंट करते हैं और इसे ही हम वर्चुअल वाटर ट्रेड कहते हैं। राइस के केस में अराउंड 3000 से 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है डिपेंडिंग अपॉन द टोपोग्राफी। राइस और शुगर को मिलाकर इंडिया अराउंड 50 बिलियन क्यूबिक मीटर वर्चुअल वाटर एक्सपोर्ट करता है। तो हमें अपने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? हम अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग मेथड का उपयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस मेथड जो अभी काफ़ी प्रचलित हो रहा है, यह भी बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। इट सेव्स लेबर, रिक्वायर लेस वाटर, अर्ली क्रॉप मैच्योरिटी, लो प्रोडक्शन कॉस्ट, बेटर सोइल फिजिकल कंडीशन एंड लेस मीथेन इमिशन। तो ये सब फायदे हो सकते हैं हमें डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस से। ड्रिप इरिगेशन भी वाटर सेव करने का एक अच्छा मेथड है, हम इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वेल, इस टॉपिक से रिलेटेड हमारा वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? पहली बात तो गवर्नमेंट को पीडीएस सिस्टम दुरुस्त करना चाहिए सो दैट कि हम प्राइस कंट्रोल कर सकें। अगर इंडिया एक ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल प्लेयर के रूप में उभरना चाहता है तो इस तरह के एब्रॉड बैन को अवॉइड करना चाहिए। इंडिया को नए उभरते मार्केट में अपनी जगह बनाने की कोशिश करनी चाहिए एंड साथ ही साथ इंडिया को अपने 15 साल पुराने एक्सपीरियंस से भी सीखने की आवश्यकता है। जब इंडिया ने नॉन बासमती राइस के ऊपर बैन लगाया था तो उस वक्त थाईलैंड एंड वियतनाम ने इसका भरपूर फायदा उठाया था। इंडिया को अपने लॉजिस्टिक कॉस्ट को भी कम करना चाहिए और यह इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाकर किया जा सकता है। इंडिया को राइस और शुगर के प्रोडक्शन के लिए सस्टेनेबल स्ट्रेटजी का उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए। वेल, आई होप आपको इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब द इनसाइट्स बूस्टर चैनल। This is Alok Kumar Verma signing off.